मैं जो इतनी सारी किताबें लेके आया हूँ, इससे आप घबरा न जाइएगा। ये सिर्फ आत्मविश्वास के लिए। ये सामने होती है तो भरोसा रहता है कि कहीं कोई गड़बड़ होगी तो किताब संभाल लेगी। नौबत नहीं है। देखिए, मुझे जल्दी ही ट्रेन पकड़नी है और इसीलिए मुझे सबसे पहले मौका दिया गया है। कल मैं अपने मित्र बसंत से कह रहा था कि सही वक्ता की पहचान तो ये है कि ट्रेन छूट जाए तो छूट जाए, वक्ता भी न छूटे। जैसे कहते हैं ना, पट्ठा माई का लाल, तो वो तो वही होगा जिसकी ट्रेन छूट जाए पर वक्ता भी छोटा न करे। तो मैं ऐसा ही कुछ करने जा रहा हूं। जो मेरा विषय है उसमें सबसे पहले मैं दो शब्दों के साथ दो हाथ करना चाहता हूं। प्रतिरोध का भारतीय चेहरा, ये उसका शीर्षक है। तो उसमें प्रतिरोध और भारतीय, इन दोनों शब्दों पर थोड़ा ठहरने की जरूरत है। प्रतिरोध शब्द के बारे में नामवर जी ने एक संगोष्ठी में कहा था, और देखिए संयोग कि अनिल राय जी उस संगोष्ठी में थे। समापन भाषण में नामवर जी ने वो बात कही। ये मेरे कॉलेज की बात है, देशबंधु कॉलेज में 2003 में उन्होंने प्रतिरोध पर ही केंद्रित उस 2 दिवसीय संगोष्ठी के समापन भाषण में कहा कि प्रतिरोध तो कोई शब्द ही नहीं होता। तो विरोध होता है, अवरोध होता है, ये प्रतिरोध क्या शब्द है। हम लोगों को बड़ा गुस्सा आया था, बहुत नाराज हुए थे। युवा थे, बात की गंभीरता में उतरने का उतना धैर्य नहीं था। तो 2-3 जगहों पर मैंने इस तरह के वक्तव्य भी दिए कि नामवर जी प्रतिरोध शब्द का नहीं, प्रतिरोध मात्र का विरोध कर रहे हैं। जो शब्द का विरोध करता है वो दरअसल सिग्निफाइड का विरोध कर रहा है। उसके द्वारा जो संकेतित है, उस संकेतित का विरोध किया जा रहा है। लेकिन बाद में थोड़ी गंभीरता आने पर यह समझ में आया कि वे इस शब्द के असावधान प्रयोग को लेकर चिता रहे थे। असावधानी से प्रयोग नहीं किया जा सकता। वैसे तो बहुत पहले से हम जानते आए हैं कि यह अंग्रेजी के रेजिस्टेंस शब्द का हिंदी प्रतिशब्द है और चिकित्सा विज्ञान से आया है मूलतः। आप बाहर से रोगों के जो हमले होते हैं उनको रेजिस्ट करते हैं, आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता होती है। तो बाहर से किसी चीज का हमला करना प्रतिरोध में एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। और इसीलिए जब नाजी ऑक्यूपेशन हुआ तो फ्रेंच रेजिस्टेंस पैदा हुआ। तो वो एक कब्जा है जिसके खिलाफ वहां के लोग रेजिस्ट कर रहे हैं। और रेजिस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि किसी चीज को बचाना है, कुछ है जिसको महफूज रखना है। तो क्या जब हम स्त्री प्रतिरोध की बात करते हैं तो स्त्री के जीवन में परंपरा से मिली हुई कोई ऐसी चीज है जिसको महफूज रखने की जरूरत है, जिसको बचाने की जरूरत है? क्या बचाएगी? अपनी गुलामी बचाएगी, अपना द्वयम दर्जा बचाएगी। कल कारखानों में जो मेल श्रमिक के मुकाबले उसको कम उजरत मिलती है, उसको बचाएगी? तो निश्चित रूप से ये मानी नहीं है। यानी जिसको हम कहते हैं ना कि जब मुख्यात बाधित होगा तो लक्षणा से काम लेना पड़ेगा। तो बचाने का मुख्यात बाधित हो जाता है जब आप स्त्री प्रतिरोध की बात करते हैं। और वहां मुझे लगता है कि बचाने का मुख्यात बाधित होते ही उसका आशय अमल में लाना हो जाता है। किस चीज को अमल में लाना? स्त्री के मानवाधिकार को, उसकी मानवीय गरिमा को, उसकी अस्मिता को, इसे अमल में लाना या उसको लाने की लड़ाई, वही प्रतिरोध है। और आप बचाने के अर्थ में इसको इस रूप में कह भी सकते हैं कि प्रकृति ने ये चीजें दी हैं एक मनुष्य के नाते। एक स्त्री को मनुष्य के नाते प्रकृति ने ये चीजें दी हैं। छीना किसने है? संस्कृति ने छीना है। इसीलिए मैं जब संस्कृति का बहुत ज्यादा गुणगान सुनता हूं तो मुझे थोड़ी दिक्कत होती है। संस्कृति ने वो चीजें छीन ली, वह मानवीय गरिमा, वो मानवाधिकार, वह अस्मिता, उसे द्वयम दर्जा दिया हर जगह। और इसीलिए प्रकृति की जिस चीज को संस्कृति ने छीना है, उस मूल को रिस्टेट करने के लिए रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध उसके लिए है। तो स्त्री प्रतिरोध का सीधा मतलब है स्त्री की गरिमा, उसके मानवाधिकार और उसकी अस्मिता की लड़ाई लड़ना। मैं इसी अर्थ में इसको यहां लेकर चलूंगा। अब दूसरा शब्द है भारतीय।
इन दिनों इस शब्द से दिक्कत तो होने लगी है, बड़े खतरे आ गए। कुछ समय पहले तक यह शब्द अपेक्षाकृत इनोसेंस के साथ थोड़े मासूम तरीके से इस्तेमाल होता था। उस मासूमियत का एक उदाहरण देता हूं। हम लोग जब एमए में पढ़ते थे तो दिल्ली विश्वविद्यालय में हर ऑल्टरनेट ईयर एक प्रश्न पूछा जाता था, सूफी काव्य में भारतीय और अभारतीय तत्वों को रेखांकित करें। तो इतिहास के अपने मित्रों से जो संवाद होता था उसकी वजह से थोड़ी बहुत हम लोगों की भी समझ बन गई थी। हम इस प्रश्न पर हंसते थे, हालांकि उत्तर वही लिखते थे जो अपेक्षित है, इतनी चालाकी आ गई थी, पर इस प्रश्न पर हंसते थे। अभारतीय क्या होता है भाई? सूफी मत में जो चीजें बताई गई हैं उनकी अभारतीयता कहकर आप उसको दूर कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो उस समय तक किसी हद तक मासूम अभिव्यक्ति थी। पर क्या आज की तारीख में भारतीय और अभारतीय जब किसी चीज को कहा जाता है तो वो मासूम अभिव्यक्ति होती है? नहीं होती। जैसे ही आप ये बाइनरी क्रिएट करते हैं, आप एक अदरिंग की प्रक्रिया में, अन्यकरण की एक प्रक्रिया में उतरते हैं, और जो अभारतीय है आपकी दृष्टि में कोट एंड कोट, वह बहिष्कार के लायक, तिरस्कार के लायक और कई बार लिंचिंग के लायक है। तो इसलिए भारतीय शब्द, और याद रखिए कि कृष्णा सोबती भारतीय के इस आशय को जो एक अभारतीय क्रिएट करता है उससे नफरत करती थी। उन्होंने बार बार अपने भाषणों में कहा, अपने कथा साहित्य में दिखलाया कि यह भारतीय संस्कृति साझा संस्कृति है। और एक भाषण में आशुतोष भारद्वाज से यह कहा कि सबसे ज्यादा बात भारतीयता की वो लोग कर रहे हैं जिनको भारतीय संस्कृति की समझ नहीं है। भारतीय संस्कृति तो साझा है, मुश्तरका तहजीब है। तो निश्चित रूप से यहां भारतीय का वो अर्थ नहीं है। तो फिर भारतीय का क्या अर्थ है? इसका अर्थ संभवतः यह है, हालांकि वो भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, वो अर्थ संभवतः यह है कि ऐसा प्रतिरोध जिसकी जड़ें आपको भारतीय यथार्थ में दिखलाई पड़े, वो प्रतिरोध का भारतीय चेहरा है। ये इसका एक आशय हो सकता है। मैंने आपसे कहा कि ये भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा अगर आप ये सोचना शुरू करें कि किस तरह का प्रतिरोध होगा तो आप उसे अभारतीय कहेंगे। या कोई स्त्री अगर यह कहती है कि मर्द खुलेआम सिगरेट पी सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पी सकती, मुझे सिगरेट पीने की तलब हो तो मुझे छुप के क्यों पीना पड़ेगा, तो क्या उसका यह प्रतिरोध अभारतीय है सिर्फ इसलिए कि वो सिगरेट जैसी एक चीज के साथ जुड़ा हुआ है? मुझे इसको मानने में दिक्कत है। तो इसलिए ऐसी कई चीज मैंने पिछले 2 दिनों से गौर किया है, बार बार इस बात के रेफरेंसेस आते हैं कि स्त्री विमर्श में बहुत सारी बाहरी चीजें हैं, बहुत सारे विदेशी प्रभाव हैं, लेकिन इनके यहां बिल्कुल भारतीय चीज है। पर वो विदेशी क्या है? अपने उपन्यासों में से आप किनका उदाहरण उस रूप में पेश करेंगे, ये किसी ने नहीं बताया। तो मेरी जिज्ञासा है अभी भी ये जानने की कि है क्या वो क्या है जिसको आप नापसंद करते हैं, जिसको आप कहते हैं कि ये तो गैर भारतीय है, ये तो विदेशी है। जहां तक सिगरेट पीने की ही बात है, मैं आपको बताऊं कि ये मेरे बचपन तक की बात है कि मेरे ननिहाल और ददिहाल में हुक्का स्त्रियां ही ज्यादा पीती थी, मर्द लोग ज्यादा खैनी खाते थे। तो ये जो धूम्रपान है ये स्त्रियों के लिए कोई अजूबा चीज नहीं है। बाद में विक्टोरियन सेंसिबिलिटी के साथ ऐसी कई चीजों को स्त्रियों के पाठ्यक्रम से अलग कर दिया गया, ये दीगर बात है। और आज जब वो वापस आती हैं तो हम कहते हैं वो विदेशी है, तो वो दिक्कत तलब हो सकता है। लेकिन हम सिर्फ ये मानकर चलें कि इसके जरिए हम कृष्णा सोबती के यहाँ जो प्रतिरोध दिखलाई पड़ता है, जिस रूप में भी दिखलाई पड़ता है, उसकी प्रकृति की पहचान करने जा रहे हैं। तो इन 2 बातों के बाद अब आगे आए। देखिए, सोबती जी के बारे में पिछले 2 दिनों में जो बातें हुई हैं उसमें कई बार इसका जिक्र आया है और आप लोग भी अब इससे परिचित हो चुके हैं। जो पहले अपरिचित थे वो भी परिचित हो चुके हैं कि उनके लिए स्त्री लेखन, स्त्री विमर्श, स्त्रीवाद, इस तरह के शब्दों का कोई आकर्षण उनके अंदर नहीं था। स्त्री लेखन के बारे में उनसे जब भी अलग से प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने ऐसा 2-3 जगहों पे मैंने देखा, अर्धनारीश्वर की संकल्पना उद्धृत की और यह कहा कि लेखक तो
अर्धनारीश्वर की तरह होता है, लेखक और कलाकार। वो जब चाहे स्त्री बनकर और जब चाहे पुरुष बनकर लिख सकता है। खुद अपना उदाहरण वो देती थी कि मैंने जब हम हशमत लिखना शुरू किया, एक पुरुष बनकर लिखा, निश्चित मतलब नैरेटर उसका मर्द है, तो उन्होंने कहा कि वो ऐसा परकाया प्रवेश था कि मैंने उसको लिखते हुए महसूस किया कि मेरी हैंडराइटिंग, हस्तलिपि बिल्कुल अलग हो गई। जो दाहिनी ओर झुकी हुई होती है वो बाईं ओर झुक गई। यानी एक पुरुष बनकर लिखते हुए मैं पूरी तरह पुरुष की काया में प्रविष्ट हो सकती हूं। अब इस फॉर्मुलेशन की दिक्कत खाली एक है, और संभवतः कृष्णा सोबती बहुत सजग नहीं रही होंगी या हो भी रही हो, और ऐसा ही मानती हूं। वो ये कि जैसे ही आप ऐसा कहते हैं वैसे ही आप ये कहते हैं कि एक स्त्री के लिए ही पुरुष जैसा लेखन करना संभव नहीं है, एक पुरुष के लिए भी स्त्री जैसा लेखन करना संभव है। और इसका मतलब यह है कि स्त्री की आवाज, स्त्री की अपनी प्रामाणिक आवाज जैसी किसी संकल्पना से वो इनकार करती है। लेकिन मुझे लगता है कि खुद उनका साहित्य इसका प्रमाण है कि एक स्त्री की प्रामाणिक आवाज कैसी होती है। हिंदी साहित्य में अनेक लेखक हुए जो इससे पहले स्त्री प्रश्न को उठाते रहे हैं और बड़ी सहानुभूति के साथ उठाते रहे हैं। मुझे यशपाल और जैनेन्द्र जैसे वैचारिक रूप से दो ध्रुवों पर स्थित लोग याद आ रहे हैं जिनके यहां अविस्मरणीय स्त्री चरित्र है। लेकिन जिस तरह के स्त्री चरित्र आपको कृष्णा सोबती के यहां मिलेंगे वो उनके यहां नहीं मिलेंगे। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बिल्कुल अंतरतम में उतरकर उसकी बात कहने वाले लेखक हैं? वो सहानुभूति है, हम समझ सकते हैं। उनकी पूरी पक्षधरता स्त्री मुक्ति के साथ है, ये हम समझ सकते हैं। लेकिन जिस तरह एक स्त्री अपनी आवाज स्वयं बनती है और उससे जो असर पैदा होता है, वो मुझे यशपाल और जैनेन्द्र के यहां नहीं मिलता, वो मुझे सोबती के यहां मिलता है। तो कृष्णा सोबती का साहित्य खुद उनकी अपनी जो सैद्धांतिक पोजीशन है उसको खारिज करने वाला साहित्य है। जो समाज में गैर बराबरी की शक्ति संरचना है, ये बराबर उनके उपन्यासों में, सभी उपन्यासों में उभरती है। मैं 3 को केंद्र में रखूंगा, मैं आऊंगा उस पर अभी। और खास बात यह है कि यह जो गैर बराबरी वाली शक्ति संरचना है, इस पर उनके उन उपन्यासों की बुनियाद तो रखी ही गई है, उसके बारे में जो सैद्धांतिक सूत्रीकरण जैसे अंश हैं वो भी बड़े कमाल के हैं। और मैंने बहुत खुशी के साथ गौर किया इस बात पर कि कम से कम 2 ऐसी जगह मुझे मिली अपने 3 उपन्यासों में से, जिन 3 उपन्यासों को मैंने चुना है उनमें 2 ऐसी जगह मिली जहां वो इस गैर बराबरी वाली शक्ति संरचना को ठीक उसी तरह फॉर्मुलेट करती हैं जिस तरह एक क्लासिकल मार्क्सिस्ट पोजीशन वाला व्यक्ति करेगा। कृष्णा सोबती मार्क्सवादी नहीं है, उन्होंने कभी नहीं कहा है कि वो मार्क्सवाद के साथ कोई बहुत गहरा संबंध रखती हूं। लेकिन 2 उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक उदाहरण अभी अवधेश प्रधान जी के वक्तव्य में आया भी है, मैं उसको दोहरा दूं तो वो शायद ताजा हो जाएगा। यह ए लड़की का ही वो अंश है जिसमें मृत्युशैया पर पड़ी हुई मां बेटी से परिवार में स्त्री पुरुष के संबंधों के बारे में बता रही है। तो वो कहती है कि घर का यह खेल बराबरी का नहीं, ऊपर नीचे का है। घर का स्वामी कमाई से परिवार के लिए सुविधाएं जुटाता है, साथ ही अपनी ताकत कमाता बनाता है। तो ताकत कमाता बनाता कौन है? जो घर के लिए बाहर से सुविधाएं जुटाकर लाएगा। शक्ति उसके पास होगी, ताकत उसके पास होगी। ताकत का स्रोत क्या है? सोशल प्रोडक्शन के साथ जुड़े रहना। एंगल्स ने परिवार, राज्य और निजी संपत्ति में ऊपर बहुत स्पष्ट रूप से ये लाइन दी कि स्त्री जिस दिन सामाजिक उत्पादन से अलग हुई और घरेलू कामकाज में फंस गई, उस दिन से उसका से खत्म हो गया सामाजिक स्फीयर में, और सामाजिक स्फीयर में उसके से खत्म होने से ही उसकी गुलामी शुरू होती है। और इसीलिए दुनिया में सबसे पहला वर्गीय विभाजन स्त्री और पुरुष का विभाजन है। यह दुनिया का सबसे पहला क्लास डिवीजन है। और इसीलिए चूंकि वो सामाजिक उत्पादन से अलग होने के कारण ही गुलाम हुई है,
इसलिए उसकी गुलामी तब दूर होगी जब वो दोबारा सामाजिक उत्पादन में सन्नद्ध होगी। और इसीलिए मार्क्स एंगल्स ने पूंजीवाद की प्रशंसा की कि पूंजीवाद घरेलू कामों को एक सामाजिक स्वरूप प्रदान करता है। बच्चा पालना उसको रिप्लेस कर देता है क्रेच, है ना। खाना बनाना उसको रिप्लेस कर देता है मेस। तो ये चीजें जब घरेलू कामों को, जिन कामों में फंसने के कारण स्त्री गुलाम हुई है, इन कामों का एक विकल्प बाजार में और सार्वजनिक स्पेस में तैयार कर देता है, तो स्त्री की मुक्ति भी शुरू होती है। तो इसलिए पूंजीवाद हर चीज में बुराई ही नहीं होती है, पूंजीवाद आगे बढ़ा हुआ चरण है मार्क्स की दृष्टि में। तो आगे वो कहती हैं मां कि इसी अपनी ताकत बनाता कमाता है, इसी प्रभुताई के आगे गिरवी पड़ी रहती है बच्चों की मां। हाँ, शादी के बाद औरत पूरे परिवार के लिए शिकारे की माझी बन जाती है। झील में तैरती नाव और शिकारे तो देखे हैं ना तुमने, उन पर सवार परिवार मजे मजे घूमते हैं, झूमते हैं और चप्पू चलाती है। औरत उम्र भर चलाती जाती है। अब आखिरी वाक्य बिल्कुल निर्णायक, उसका वक्त तब सुधरेगा जब वह अपनी जीविका आप कमाने लगेगी। लगता है जैसे परिवार, राज्य और निजी संपत्ति से बिल्कुल वाक्य उठाया हुआ। उसका वक्त तब सुधरेगा जब वो अपनी जीविका आप कमाने लगेगी। अब ठीक इसी से मिलते जुलते आशय का वाक्य मैं आपके सामने दिलो दानिश से रख रहा हूं। दिलो दानिश का ये अद्भुत अंश है जहां कुटुंब प्यारी जो घर की स्त्री है, कृपा नारायण इसके नायक हैं, उनकी पत्नी है कुटुंब प्यारी, और कृपा नारायण का जो बाहर एक संबंध है उससे उसको बहुत शिकायत रहती है। बदल रहा है समय, हम इस पर आएंगे कि ये बदलते हुए समय को कैसे दिखला रहा है। तो उस बदलते हुए वक्त में कुटुंब प्यारी को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि कृपा नारायण कहीं और भी जाते हैं और उनका कोई और भी परिवार है। तो उसके पास बउआ जी आकर बैठती है, एक पीढ़ी ऊपर की बउआ जी। बउआ जी उससे बात करती हुई कहती हैं कि क्यों अपना इस तरह सिर नोचती रहती हो, इससे कोई फायदा नहीं होता है। देख पुच्ची, जो हमने देखा है सहा है, कमोबेश वही तो तुम भी देखोगी और सहोगी। मर्दों के हिस्से में आए हैं महफिल, मुजरे, खेल तमाशे, और औरत को लगे हैं बाल बच्चे, दिन त्योहार, पूजा व्रत। रोने धोने से क्या कुछ बदलने वाला है? अब जैसा जो कुछ है चलाती चलो। सो बहू जी, जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह कुछ नया नहीं। अगला वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। बउआ जी बैठी बैठी ऊँघने लगी, आंख खोली तो कहा, हमसे पूछो तो मर्द को गुमराह करने वाले फकत हुस्न और जवानी नहीं, उसकी कमाई है जो उसे खुद मुख्तारी देती है। दोबारा वही वाक्य, उसकी कमाई है जो उसे खुद मुख्तारी देती है। सोचो, घर में बैठी बैठी औरत क्या करेगी? गहनों की बकुची में से अक्ल की पुड़िया निकाल लेगी या भंडार घर से पैसा कमाने का तजुर्बा समेट लेगी? हमसे पूछो तो घर की बहू जिंदगी भर या मर्द की सुनेगी या बेटों की। धर्मशास्त्र भी यही तो कहते हैं। देखिए, दोनों जगह मैंने जो आपसे कहा ना कि एकदम जैसे ठेठ मार्क्सवादी पोजीशन ले रही हो कृष्णा सोबती, ऐसा लगता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आमतौर पर मार्क्सवादी जो आंदोलन धर्मी होते हैं वे प्रतिरोध का जो आशय लगाते हों, कृष्णा सोबती उसी आशय पर खड़ी उतरे। और इसका मतलब यह भी नहीं कि कृष्णा सोबती में प्रतिरोध नहीं है। मैं विनम्रता पूर्वक ये निवेदन करना चाहता हूं कि हम जैसे आंदोलन धर्मी लोग प्रतिरोध का जो एक हमेशा स्थूल अर्थ लेते हैं, हमें उससे थोड़ा निकल कर भी सोचने की जरूरत है। वो जो मजाक की लाइन है ना कि तेरे माथे पे ये आंचल, तुम इस आंचल को परचम बना लेती तो अच्छा था। तो मैं तो ये कहता हूं कि आंचल को परचम बना लेने का स्टेज नहीं आ रहा है, तो माथे से ये आंचल हटाकर स्कार्फ या स्टोल ही बना लो कम से कम। परचम तो बाद में बनता रहेगा। तो अगर सिर पर से वो पल्लू हटता है और गले में यूं स्टोल की तरह घूम जाता है, तो यह भी एक प्रतिरोध है। और यह प्रतिरोध ऐसा है जो धीरे धीरे दुनिया को बदलता है। तो रिवॉल्यूशन में इवोल्यूशन शब्द शामिल है। विकसित होती हैं चीजें, और हो सकता है बहुत धीरे धीरे विकसित हो रही हैं,
लेकिन वो हमारे इसी रोजमर्रा के प्रतिरोधी कार्रवाइयों से होती है। और ये जो रोजमर्रा की प्रतिरोधी कार्रवाइयां हैं, इनका गहरा संबंध है हमारे अवज्ञाकारी रवैये से। अंग्रेजी में उसको कहते हैं नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट अप्रोच। आप नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट हैं, इसका मतलब यह है कि आप पहले से लागू की गई किसी भी रूढ़, किसी नियम, किसी धारणा को सीधे नहीं मान लेते, आप उसको कंफर्म नहीं करते, आप उसके प्रति एक अवज्ञा दिखलाते हैं। और मेरी समझ ये है कि कोई ट्रेड यूनियन पॉलिटिक्स में न उतरा हो, कोई सड़क पर नारा लगाने न भी गया हो, लेकिन अगर उसके रवैये में यह अवज्ञा मौजूद है तो वो इस दुनिया को बदलने में शामिल है। और यह अवज्ञा आपको कृष्णा सोबती के पात्रों में दिखलाई पड़ती है, खुद कृष्णा सोबती में दिखलाई पड़ती है। उनका पूरा जीवन इस तरह के एक नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट अप्रोच का उदाहरण है। आप सोचिए कि उस पीढ़ी की स्त्री बिना विवाह किए रहती है और एक बहुत बड़ी उम्र में एक जीवन साथी तलाशती है जिसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है। कोई मामूली बात है। और सरकार के साथ जो, जिसको कहते हैं मतलब विज़ गवर्नमेंट, जो उनका रवैया है वो क्या है, 2014 के बाद से ही नहीं, उसके बहुत पहले से कृष्णा सोबती ने सरकारी पुरस्कारों और सम्मानों को ठुकराना शुरू किया। 2009 में उनको पद्म भूषण मिला था। ये कोई आज के सरकार की बात नहीं है, ये पिछली सरकार की बात है, पिछली मतलब यूपीए गवर्नमेंट की बात है। और उन्होंने पद्म भूषण से इनकार कर दिया और यह कहा कि अगर सरकार से पुरस्कार लेगा लेखक, ओहदा और सम्मान लेगा, तो सरकार के खिलाफ लिखेगा कैसे। ये कृष्णा सोबती। तो एक तरह का नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट रवैया उनके पूरे व्यक्तित्व में था। और इसीलिए आप उनके उपन्यासों को पढ़ेंगे तो वहां पात्र भी ऐसे मिलेंगे जिनमें ये नॉन कॉन्फॉर्मिज्म बहुत मुखर है, बहुत उभरा हुआ है। लेकिन उसके साथ एक लेकिन लगा हुआ है, और शायद इसी लेकिन का संबंध भारतीयता से है, अगर भारतीयता कोट एंड कोट कहे तो। वो ये कि कृष्णा सोबती कितनी दूर तक जाएंगी उसकी एक सीमा है। इस अवज्ञाकारी रवैये को भी वो किस हद तक ले जाएंगी, इसकी एक सीमा आपको दिखलाई पड़ती है। कई बार ऐसा लगता है कि वो 2 कदम आगे बढ़ाती हैं और फिर 1 कदम पीछे खींच लेती हैं। तो ये लहरों के राजहंस वाली स्थिति है, न यजाओ न तस्थौ। वो लगता है कि आगे पीछे लहरों पर हो रहा है। तो कृष्णा जी के यहां ये जो न यजौ न तस्थौ वाली स्थिति है, इसको थोड़ा सा हम बाद में इसकी पड़ताल करेंगे। मतलब मैं उसके पहले 5-1 मिनट में आपको बताना चाहता हूं कि जिसको मैंने नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट कहा और जिसको मैं मानता हूं कि वो अपने आप में प्रतिरोध है, वो कहां दिखता है। आप सोचिए कि 67 में मित्रों मरजानी प्रकाशित हुआ और उसके पहले वो धारावाहिक भी छपा, और मैं बहुत श्योर नहीं हूं, मुझे अच्छी तरह पता नहीं है, तो आप में से कुछ लोग शायद बता दें, अवधेश जी शायद बता पाए इसके बारे में, कि सारिका में संभवतः इसके धारावाहिक छपने पर बड़ी आपत्तियां आई थी और बीच में इसको रोका भी गया था। तो उस जमाने में मित्रों जैसा एक चरित्र रच देना, जिस पर कितनी ही भ्रिकुटियां तन गई होंगी कि ये कैसे बोलती है, यह मित्रों का जो व्यक्तित्व है, जो आपको इतना परेशान करता है, आज की तारीख में भी परेशान करता है, तो आज से इतने साल पहले की बात तो आप छोड़ दीजिए, उस जमाने में जो जितनी परेशानी उसने पैदा की होगी उसकी कल्पना की जा सकती है। कमलाकांत त्रिपाठी स्वयं उपन्यासकार हैं। आमतौर पर मैं रचनाकारों से यह उम्मीद करता हूं कि वो दूसरे रचनाकारों की ऐसी सृष्टि को लेकर थोड़ी सहानुभूति रखेंगे, लेकिन कमलाकांत त्रिपाठी ने दस्तावेज में एक लेख लिखा, मैंने किसी और के उद्धरण में उनको पढ़ा है, नंद भारद्वाज ने एक जगह उनको उद्धृत, तो उसमें यह लिखा कि इस तरह का एक चरित्र रचकर क्या करना चाहती हैं सोबती, ऐसा समाज विरोधी चरित्र। और ये अंत क्या है, थोड़ी लिपापोती है, पता ही नहीं चलता कि दरअसल हुआ क्या है, वो सही रास्ते पर आ गई या वो भटक गई, पता नहीं चलता है। तो इस अंश को पढ़ते हुए कहीं मैंने कहा, और मैं कायम हूं उस पर,
हो सकता है विश्वविद्यालय परिसर में वो बात थोड़ी अटपटी सी लगे, लेकिन मैं कायम हूं। मैंने कहा कि समाज विरोधी तो मैं भी मानता हूं, कमलाकांत त्रिपाठी भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं। सवाल खाली ये है कि समाज विरोधी होना आपकी नजर में अच्छा है कि बुरा है? मेरी नजर में तो ये जो समाज विरोधी होना है बड़ा अच्छा है, क्योंकि समाज विरोधी होने से वहां कमलाकांत त्रिपाठी का आशय क्या है? उनका आशय यह है कि जो स्थापित विधि निषेधों, रूढ़ धारणाओं और नियमों को मानने वाले होंगे वो समाज समर्थक हैं, और जो उसको न मानने वाले होंगे समाज विरोधी हैं। तो मेरे लिए तो समाज विरोधी होना एक तमगा है, और मैं ये कहता हूं कि समाज विरोधी होना बड़ी जरूरी चीज है, जो कृष्णा सोबती के यहाँ है। तो यह जो नॉन कॉन्फॉर्मिज्म है, यह आपको समाज विरोधी दिखलाता है, और इसीलिए कृष्णा सोबती को यह सब सुनना पड़ा। अब आप गौर करें कि मित्रों मर्जानी सिर्फ मित्रों पर केंद्रित उपन्यास नहीं है, उसकी बल्कि शुरुआत गुरदास से होती है। गुरदास और धनवंती का वार्तालाप चलता है, और ये लगभग 5 पृष्ठों तक चलता रहता है। तब पहली बार सुमित्रावंती प्रकट होती है। अंत जरूर मित्रों पर होता है। पूरे उपन्यास में एक परिवार के भीतर अलग अलग स्त्रियों का जो गतिशास्त्र है वह वर्णित है। मित्रों उसमें सबसे अलग तरह की है, लेकिन आप देखें तो और भी जो स्त्री पात्र हैं उनका भी स्वतंत्र व्यक्तित्व है। एक जो सबसे बड़े भाई की पत्नी है, लेकिन जिसका नाम है नई, क्योंकि वो बाद में विवाह कराई है, उसकी एक पत्नी की मृत्यु के बाद वो जो नई है वो सबसे अधिक आज्ञाकारी है, लेकिन आज्ञाकारी अच्छे अर्थों में। वो लड़ाई नहीं करती, वो साजिशें नहीं करती, और घर के जो जरूरी काम है उनको अपनी जिम्मेदारी मानती है। एक जो सबसे छोटी वाली है, भयंकर साजिश करने वाली, और उसमें जैसे आपको ऐसी तमाम स्त्रियों का प्रतिनिधित्व मिल जाता है जो स्त्रियां बहुत सीमित दायरे में रहती हैं, इसलिए उस सीमित दायरे के भीतर की ही पॉलिटिक्स उनके यहां चरम पर होती है। जो बाहर निकलने वाले पुरुष हैं उनको तो फिर भी राष्ट्रीय और स्थानीय राजनीति में अपना कैथार्सिस करने का मौका मिल जाता है, लेकिन उस सीमित दायरे में रहने वाली कुछ स्त्रियां होती हैं जो उसके भीतर ही अपनी सारी राजनीति कर रही हैं। तो जो फूलवंती है वो उसका प्रतिनिधित्व करती है, और तीसरी है सुमित्रावंती, जो इस तरह की साजिशें भी नहीं जानती है और इस तरह का आज्ञाकारी चरित्र भी जिसका नहीं है, जो ठेठ है, जो अपनी यौनिकता को व्यक्त करने में बिल्कुल मुंहफट है। इतनी मुंहफट है कि आपको विश्वास नहीं होता कि ऐसी स्त्री हो सकती है। हालांकि कृष्णा सोबती ने कहा कि उन्होंने ऐसी एक स्त्री देखी तब जाकर के ये लिखा है। उनके सामने वो मजदूरनी जा रही थी, और जो ठेकेदार था उस ठेकेदार से वो कुछ इस तरह की बात कह रही थी कि कृष्णा सोबती सुनते हुए सन्न रह गई, और यहीं से ये ख्याल उभरा कि ऐसी भी कोई स्त्री हो सकती है जो अपनी यौनिकता को लेकर किसी भी तरह के विधि निषेध को न मानती हो और सीधे सीधे उस बात को कहती हो। तो यह चरित्र रचना अपने आप में एक बड़ा प्रतिरोध है, ये याद रखिए। इस तरह की चीजें प्रतिरोध क्यों कहता हूं मैं इसको? क्योंकि ऐसी चीजों से जो हमारे बने बनाए शक्ति संबंध हैं, जिनको लेकर हम बिल्कुल आश्वस्त हो चुके होते हैं, और जिनको देखते हुए हमारे अंदर कहीं कोई असुविधा नहीं होती, मतलब हमें असुविधा नहीं होती अगर हम किसी घर में जाते हैं और वहां पुरुष हमारे साथ बैठता है और स्त्री अंदर हमारे लिए चाय बनाती है, हमें असुविधा नहीं होती है। हमें असुविधा नहीं होती है अगर गांव गए हैं और जो दलित मजदूर है वह आकर हमारे सामने कुर्सी पर नहीं बैठता, जमीन पर बैठ जाता है, हमें असुविधा नहीं होती है। तो ये एक अभ्यस्तता है जो इस शक्ति संरचना के प्रति हमारे अंदर विकसित हुई है, बहुत लंबे समय में विकसित हुई है, और अब यह अभ्यस्तता हमें इन चीजों पर सवाल खड़ा करने नहीं देती। तो मित्रों जैसे चरित्र की विशेषता क्या है? वो इस अभ्यस्तता को तोड़ती है, वो बहुत जोर का झटका देती है और कहती है कि इस यौनिकता के बारे में बात की जा सकती है। ये मुझे लगता है कि एक बड़ी चीज है। ठीक इसी तरह आप दिलो दानिश पर आए तो दिलो दानिश में कृपा नारायण, मैंने आपसे पहले कहा कि वो एक संक्रमण काल
की रचना है, यानी उसका जो कथा काल है वो एक संक्रमण काल है। वसदा डालमिया ने ये कहा है कि जो उससे पहले का वक्त था उसमें इश्क मोहब्बत एक अलग चीज थी और घर के अंदर की पत्नी एक अलग चीज थी। तो वो इश्क मोहब्बत तवायफों के अड्डे पे होता था, वो सुसंस्कृत हुआ करती थी, वो अच्छी नफीस उर्दू बोलती थी, वो नाच सकती थी, वो संगीत सुना सकती थी और गा सकती थी गीत। ऐसी सुसंस्कृत तवायफों के संपर्क में इश्क और मोहब्बत फलता फूलता था। और घर एक ऐसी जगह थी जहां एक स्त्री है जिसको पत्नी का दर्जा दिया गया है और उसे हमारे बाहर के इस इश्क मोहब्बत में इंटरवेन करने का, हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। जो कृपा नारायण का समय यानी दिल दानिश का जो वक्त है वो ऐसा समय है जब यह पुरानी संस्कृति ढह रही है, आधुनिकता आ रही है, जिस आधुनिकता में प्रेम के साथ विवाह जुड़ा हुआ है। पहले प्रेम के साथ विवाह नहीं जुड़ा होता, विवाह एक अलग चीज थी, प्रेम एक अलग चीज थी, वो बाहर होता था। लेकिन आधुनिकता के साथ प्रेम और विवाह जुड़ गए और यह जो बाहर का संबंध है ये सवालिया घेरे में आ गया। तो आप देखेंगे कि दिलो दानिश में जो महक बानो है वो असल में तवायफ नहीं है, वो एक तवायफ की बेटी है। अभी वो नाचने गाने का पेशा नहीं करती है, लेकिन अपनी उस पृष्ठभूमि के कारण वो बहुत अच्छी जुबान बोल सकती है, बहुत बढ़िया संगीत सुनती है। और जिस तरह की सुसंस्कृत स्त्रियां बाहर के किसी पब्लिक प्लेस में पुरुष को पसंद आती हैं, वैसी सुसंस्कृत स्त्री वो महक बानो है। तो कृपा नारायण का उसके साथ संबंध है। लेकिन अब ये ऐसा वक्त आ गया है जब पत्नी चुप रहकर इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती और इसीलिए जो कुटुंब प्यारी है वो लड़ती है, झगड़ती है, घर के अंदर एक ऐसा माहौल बनाए रखती है जिसमें परेशान हो जाते हैं। और यही नहीं, उसका प्रतिरोध उससे एक कदम आगे जाता है। मैं यहां आशुतोष भारद्वाज को कोट कर रहा हूं, उसको मैंने दिल्ली में सुना और वो प्रकाशित लेख नहीं है, लेकिन उसमें जो बात उसने कही बड़ी महत्वपूर्ण है। उसने कहा कि आप सोचिए कि ये कैसा प्रतिरोध है कि वह स्त्री एक बाबा के साथ संबंध बनाती है और गर्भवती हो जाती है। और उसका अगला स्टेज सोचिए कि न सिर्फ वो बाबा के साथ संबंध बनाकर गर्भवती हो जाती है, बल्कि जिस समय कृपा नारायण के साथ वो बिस्तर पर होती है वो बाबा के बारे में सोचती भी। तो जो कृपा नारायण करते अपनी पत्नी के साथ, उनकी पत्नी वही कर रही है उनके साथ। एक दूसरा, महक बानो जिसको न्यूनतम सुविधाओं के बीच में रखा हुआ है उन्होंने, वो महक बानो मानती भी है कि उसका इतना ही हक है। लेकिन एक स्टेज आता है उसके जीवन में जब उसकी बेटी का विवाह होने वाला है और ये उसे बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी को तुम्हारी बेटी के रूप में तो विवाहित किया नहीं जा सकता, तो ये मतलब तुम उसकी मां के रूप में कहीं सामने प्रकट मत होना। इसके बाद वो स्त्री एक जबरदस्त बदला लेती है। ये जिस तवायफ की बेटी है उस तवायफ के वकील थे कृपा नारायण, और उस तवायफ ने जेवरात का एक पोटली उनको संभालने के लिए दी थी, जिसके लिए उसने एक नवाब की हत्या कर दी थी और उसी नवाब की हत्या के सिलसिले में कृपा नारायण उसके वकील बने थे। तो एक पोटली दी जेवरात की और इसके साथ साथ बेटी को भी कभी गार्जियन बना दिया। तो जिसका गार्जियन बनाया उसको तो इन्होंने अपनी रक्षिता बना दिया, जिसको रखेल कहते हैं, और जो पोटली दी वो पोटली अपने पास रखे हुए थे। अब वो कहती है कि मुझे मेरी मां के जेवर चाहिए, और मां के जेवर ही नहीं चाहिए, अपनी ही गली में थोड़ी दूर पर रहने वाले एक दूसरे बैरिस्टर हैं, उनकी शरण में भी वो गई है कि अगर मुझे आसानी से मेरी मां के जेवरात नहीं लौटाए जाएंगे तो मैं कोर्ट मुकदमे की शरण में जाऊंगी, कचहरी से लूंगी। और सोचिए ये कैसा वक्त है जब उसकी बेटी के लिए एक सामान्य मध्यवर्गीय जीवन का सपना सामने है। तो ये प्रतिरोध है, ये घरेलू जीवन के भीतर चलने वाले प्रतिरोध है। लेकिन दोनों जगहों पर, ये दोनों टेक्स्ट की जो मैंने बात की, इन दोनों जगहों पर आप अंत की ओर जाएं तो आपको क्या मिलता है। मेरे गुरु विश्वनाथ त्रिपाठी ने
मित्रों मरजानी के बारे में लिखते हुए ये कहा कि एक लंबी काल यात्रा इस छोटे से उपन्यास के पृष्ठों में घटित हो जाती है। जो मुक्त यौनाचार है वो तो प्राकृतिक चीज है, आप बहुतों के साथ बहुत तरह से संबंध बना सकते हैं, मनुष्य प्राकृतिक रूप से ऐसा ही है। तो मित्रों, मनुष्य की उसी प्रकृति का एक नमूना है हमारे सामने। लेकिन सभ्यता क्या कहती है? सभ्यता ने हमको एकनिष्ठ प्रेम सिखाया है। इसलिए मित्रों, अंत में जहां पहुंचती है वह उस एकनिष्ठ प्रेम तक की उसकी यात्रा है, जिसको कृष्णा सोबती ने इन 80-90 पृष्ठों की कहानी में संभव किया है। अब याद रखिए कि कमलाकांत त्रिपाठी क्या कह रहे थे उस अंत के बारे में। कमलाकांत त्रिपाठी का यह कहना था कि अंत में लिपापोती की गई है, अस्पष्ट है। थोड़ा बहुत मुझे भी ऐसा लगता है कि अंत अस्पष्ट है, लेकिन अंत में होता बस इतना है कि मित्रों, जब अपनी मां की स्थिति देखती है, जिसने जीवन भर इस तरह का श्रृंखल व्यवहार किया है, लेकिन आज बुढ़ापे में एक उजाड़ है उसका जीवन, तो इस उजाड़ जीवन को देखकर मित्रों घबरा जाती है। उसको यह समझ में आता है कि ये जो शरीर का खेल है इसकी आयु बहुत कम है। मतलब यौवन के दिन 4, ये सब तो हम लोग कहते ही आए हैं बहुत पहले से। तो यौवन कितने समय का है, लेकिन जिंदगी उसके पहले भी है, उसके बाद भी है। और अगर इस परिवार को न बचाया, इस पति के साथ अच्छे संबंध नहीं रखे, तो यह जीवन नष्ट हो जाएगा। संभवतः यह मित्रों को समझ में आ जाता है। कहानी का आखिरी प्रसंग हमें यही बतला रहा है। तो थोड़ी अस्पष्टता है, लेकिन ऐसा लगता है कि यौनिकता की मुक्त अभिव्यक्ति वाला जो पूरा कथा विधान इतनी देर तक सोबती रचती आई थी, उसको अंत में जाकर निगेट कर रही है। अंत में ये कह रही हैं कि नहीं, ये ठीक है नहीं। पर मेरा एक और भी आर्गुमेंट है, और वो ये कि जो चीज ठीक नहीं भी है, आखिर के एक लाइन में बताने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उसको जो असर करना है मेरी मेंटालिटी, मेरी मानसिकता पर, वो असर वो कर ही जाता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे फिल्म के आखिर में खलनायक की पराजय होती है, लेकिन पूरी फिल्म के दौरान जो उसका ऐशो आराम है वो मुझे ज्यादा प्रभावित करता है। अंत में जो दुष्परिणाम उसे भोगने पड़े, उससे मुझे बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता। तो यही जगह है जहां मैंने कहा कि वो एक कदम आगे बढ़ाती हैं, एक कदम पीछे खींचती हैं। ठीक इसी तरह आशुतोष भारद्वाज ने जो पक्ष सामने रखा, और ये मुझे दिलोतानिश को पढ़ते हुए महसूस हुआ था, इसीलिए मैं समर्थन के साथ उसे उद्धृत कर रहा था। उसने कहा कि आप देखिए, दिलोतानिश में बाहर वाली स्त्री और घर वाली स्त्री के चित्रण में किस तरह का स्टीरियोटाइप है। रविन्द्रनाथ के यहाँ वो स्टीरियोटाइप है, युवा अनंत मूर्ति के संस्कार में वो स्टीरियोटाइप है, और वही कृष्णा सोबती भी ग्रहण करती है। वो ये कि जो बाहर वाली है उसका नाम है महक बानो। नाम सुनकर के ही आपको इतना अच्छा महसूस होता है, और घर वाली का नाम है कुटुंब प्यारी। और जो बाहर वाली है उसको जितना सुसंस्कृत दिखाया गया है, जिस तरह से बात करते दिखाया गया है, जिस तरह उसके साथ बैठना एक सुखद अनुभव हो सकता है, इसका माहौल तैयार किया गया है, उसके मुकाबले घर वाली को चिड़चिड़ी दिखाया गया है, झगड़ालू दिखाया गया है। तो ये एक स्टीरियोटाइप है जिसको तोड़ नहीं पाई है कृष्णा सोबती, वो उसको ज्यों का त्यों लाती है। और दूसरा कि आखिरकार पूरे उपन्यास में उनकी सहानुभूति कृपा नारायण के प्रति, वो आदमी जो दो हिस्से में दो फाड़ हुआ जा रहा है, उस दो फाड़ होते हुए व्यक्ति के प्रति उनकी सहानुभूति। और इसीलिए कृष्णा सोबती ने कृपा नारायण की मृत्यु पर इसे समाप्त करने के बाद कुछ दिनों के बाद एकाएक ये इल्हाम की तरह उनके जहन में आया कि कृपा नारायण की वसीयत तो मैंने लिखी ही नहीं, उपन्यास खत्म कर दिया, ये क्या उपन्यास का। तो उन्होंने फिर 5 पेज जोड़े, और वो कृपा नारायण की वसीयत, यानी कृपा नारायण के प्रति पूरी तरह सहानुभूतिशील है। ये जो दो स्त्रियां हैं, जिन दोनों स्त्रियों की अपनी अपनी स्थिति है, उसके प्रति भी उनमें सहानुभूति है। हम ये नहीं कह सकते कि उनको वो सहानुभूति के साथ ट्रीट नहीं कर रही है,
लेकिन अंततः वो कृपा नारायण के पक्ष में खड़ी। तो ये है उनका अर्धनारीश्वर, उस दौर का जो पुरुष है, जो एक संक्रमण काल में द्विधा विभक्त है और इस द्विधा विभक्त होने का तनाव, उसकी पीड़ा को झेल रहा है। उसके तनाव और उसकी पीड़ा को मैं उसी के वेंटेज पॉइंट से कह रहा हूं। उस तनाव और पीड़ा को कृष्णा सोपती महसूस कर रही हैं और उसको वो अपने उपन्यास में दर्ज करती हैं। यानी यहां भी स्त्री का प्रतिरोध एक कदम आगे और फिर एक कदम पीछे। तो ये कृष्णा जी के यहां है। यह लड़की पढ़ते हुए मुझे लगा कि उसका तो बहुत ही खूबसूरत विश्लेषण अभी अवधेश प्रसाद जी ने किया ही हमारे सामने। और ए लड़की के साथ खास बात यह है कि उसकी मां और बेटी कृष्णा सोपती स्वयं और अपनी मां की कहानी उसके बहाने कह रही है। कोई भी कहानी कहानी है तो इसलिए ज्यों का त्यों तमाम विवरणों में समानता नहीं होगी, लेकिन ये उन्होंने खुद भी कहा है कि मुझे बिल्कुल मां की आवाज सुनाई दी ए लड़की, और वहीं से शीर्षक आ गया। और मां अपनी मृत्युशैया पर जिस जिस तरह की बातें कहती थी, मैंने उनको बुनना शुरू किया, उससे ये पूरी बातचीत निकल कर आई। इसीलिए आप देखेंगे कि जो लड़की है जिससे मां बात कर रही है, वो लड़की ब्याहता नहीं है, वो स्वतंत्र जीवन जीती है। और मां उसकी बार बार उससे कहती भी है कि तू तो अलग रहती है, उसकी स्वच्छंदता स्वतंत्रता के बारे में भी रश्क जाहिर करती है, लेकिन साथ में यह भी कहती है कि बहुत सारी चीजें तुझे मिली ही नहीं, तूने जाना ही नहीं कि बच्चे पैदा करने का सुख क्या है ना। और वही बात जिसको प्रधान जी कह रहे थे कि वो एक जो निरंतरता है, सदाजीवी होने का वो है, उससे तुम वंचित हो। ऐसी कई बातें वो मां कहती है, लेकिन वो इसके साथ कई बहुत रेडिकल बातें कहती है। तो एक बहुत मिक्स्ड किस्म का स्त्री प्रतिरोध की दृष्टि से अगर आप देखें, और मेरे सामने वही देखने की जगह है, तो स्त्री प्रतिरोध की दृष्टि से देखें तो बहुत ही मिश्रित किस्म की चीजें उसमें आती हैं। उस लड़की की स्वतंत्रता से उसकी मां को दिक्कत भी है, उस लड़की की स्वतंत्रता का वो जश्न भी मनाती है। एक बड़ा खूबसूरत अंश है जहां वो कहती है कि दूसरों से तो तूने मुक्ति पा ली, मतलब शादी नहीं किया, घर के जो बंधन होते हैं, पुरुष को ऊपर का दर्जा देने वाला जो स्ट्रक्चर है, इनसे तो तूने मुक्ति पा ली, अपने से मुक्ति पाई है? अपने से मुक्ति पाने का मतलब क्या है? यहां आपके मन के अंदर जो बर्जनाएं बैठी रहती हैं, आपने जितना इंटरनलाइज किया है पूरे वैल्यू सिस्टम को, उससे मुक्त हो पाई कि नहीं? तुझे किसी पुरुष के संसर्ग का सुख मिला कि नहीं? आशय ये है उनका। तो यह जो है कि दुनिया से तो मुक्त हो गई, अपने आप से मुक्त हो पाई है कि नहीं, एक बहुत बड़ा वाक्य है। मुझे लगता है कि कृष्णा सोपती के प्रतिरोध को हमें ऐसे ही वाक्यों में ढूंढना चाहिए। उनके यहां प्रतिरोध इसी रूप में मिलेगा। एक बार उनसे पूछा गया कि, अब ये आखिरी बात कह रहा हूं, कि आपके स्त्री पात्र, आपकी स्त्रियां घर नहीं छोड़ती, क्या कारण? तो बोली कि उनका घर न छोड़ना भी शायद उनका प्रतिकार है, और मैं कोई धर्मोपदेशक नहीं हूं। कहने का मतलब यह था कि उपदेश देने वाली होती तो जो दुनिया में नहीं हो रहा है वो भी दिखला देती, लेकिन मैं तो उपदेश दे नहीं रही हूं, तो जो दुनिया में हो रहा है उसको उसकी सीमाओं के साथ ही मैं दिखला सकती हूं। लेकिन यहां मेरी एक आपत्ति है, और वहीं पर मैं खत्म करूंगा, कि ये अपने आप में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि ये चीज दुनिया में नहीं हो रही है। साहित्य ऐसी कई चीजों को समेट लेता है जो दुनिया में नहीं हो रही, और फिर उसके बाद वो दुनिया में होने लगती है। पिछली बार 2 अलग अलग मौकों पर द्रौपदी कहानी का उदाहरण आया। बड़ी खतरनाक कहानी है। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के पाठ्यक्रम से उसको निकाल दिया गया। महाश्वेता देवी की द्रौपदी कहानी जिस समय छपी थी, उस समय तक पूरे विश्व के इतिहास में ऐसी कोई घटना लोगों की जानकारी में नहीं कि स्त्री ने अपने नग्न शरीर से प्रतिरोध किया। वो पुलिस कप्तान के सामने नंगी जाकर खड़ी हो जाती है। सिपाही जो उसका रात भर बलात्कार करते रहे हैं, वो उस पर उसको कपड़ा देते हैं, और कहती है कि नहीं, मेरा कपड़ा उतार तो सकते हो तुम, पहना नहीं सकते। नंगी पुलिस कप्तान के सामने जाके खड़ी होती है, जिसने रात में कहा था अपने सिपाहियों से कि इसको ठीक कर दो।
वो उसके सामने जाती है और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है कि कहाँ आंख चुरा रहे हो, देखोगे नहीं तुम्हारे सिपाहियों ने कैसे ठीक किया है। और पुलिस कप्तान के हाथ पांव कांपने लगते हैं, सिपाहियों में भगदड़ मच जाती है, सिपाही इधर उधर भागने लगते हैं इस नंगी स्त्री को देखकर। जिस समय ये कहानी आई उस समय तक तो ऐसी घटना नहीं हुई थी शायद, लेकिन इस कहानी के आने के 10 साल बाद कन्हैया लाल ने इसका मंचन शुरू किया। कन्हैया लाल, मुझे माफ कीजिएगा, ये भी बड़ा भयानक मर्दाना रवैया है कि मैं उनकी पत्नी का नाम भूल गया हूँ और मैं उनको उनकी पत्नी कह रहा हूँ सिर्फ, लेकिन अब नाम भूल गया हूँ तो भूल गया हूँ। कन्हैया लाल की पत्नी उसमें द्रौपदी का रोल करती थी और वो आखिरी दृश्य में अपने पूरे कपड़े उतारकर निर्वस्त्र खड़ी होती थी और उस मंचन को देखते हुए कभी किसी को ऐसा नहीं लगा कि यह अश्लील दृश्य है। यह मंचन चलता रहा और अचानक 2004 में एक ऐतिहासिक घटना हुई उस मणिपुर में जहां इसका मंचन कन्हैया लाल ने कई बार किया था। असम राइफल्स के मेन गेट पर 12 मणिपुरी स्त्रियां पहुंची और मनोरमा जिसका बलात्कार हुआ था असम राइफल्स के सिपाहियों ने किया था, उसको न्याय दिलाने के लिए उन्होंने वहां पहुंचकर अपने सारे कपड़े उतार दिए। ऐसी घटना विश्व इतिहास में नहीं घटित हुई थी। असम राइफल्स की उस मेन गेट के पीछे जो सिपाही खड़े थे उनमें भगदड़ मच गई, सिपाही वहां से भागने लगे क्योंकि स्त्री की नग्न देह इतना बड़ा प्रतिरोध है, इतना बड़ा प्रतिकार है कि उसका सामना कर पाना उनके लिए मुश्किल था। उन्होंने एक बैनर हाथ में पकड़ा रखा था, असम राइफल्स रेप अस, ना हाँ, इंडियन मिलिट्री रेप अस, ये बैनर पकड़ा रखा था। आप सोचिए कि एक कहानी में एक घटना पहले आती है, जीवन में उसके बाद आती है 10 साल बाद, 20 साल बाद, तो ये कोई तर्क नहीं है अपने आप में कि जीवन में जो हो रहा है हम उसी को दिखला सकते हैं। रचनाकार मतलब यथार्थवाद ये नहीं है कि जो हो रहा है उसको दिखलाया जाए, यथार्थवाद ये है कि होने का जो लॉजिक है उस लॉजिक को आप ट्रांसेंड न करें, उस तर्क का अतिक्रमण न करें। अगर उस तर्क में बंधे हुए आप घटनाओं को दिखला सकते हैं तो आप यथार्थवादी हैं। और इसी अर्थ में द्रौपदी कहानी यथार्थवादी है और उसका यह असर हुआ कि इतनी बड़ी घटना संभव हुई। तो इसलिए कृष्णा सोबती का यह कहना मुझे एक कमतर आर्गुमेंट लगता है महाश्वेता देवी की रचना जिसको खारिज करती है। तो कृष्णा जी के आगे बढ़ने और पीछे हटने की ये कहानी है और मेरा ख्याल है कि मैंने 3 ही उपन्यासों पर बात की है, 3 को ही मैंने अभी इस काम के ढंग से पढ़ा है। औरों पर भी पढ़ा होता तो शायद कुछ नई रोशनी पड़ती।